Ind AS 36 impairment of assets. Let's start in 3, 2, 1 and go. सबसे पहले Ind AS 36 नाम क्या है? इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है? इम्पेयरमेंट का मतलब होता है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट। ठीक है, असेट की वैल्यू में गिरावट आना। किस पे एप्लीकेबल है? Ind AS 16, 38, 40 इनका इम्पेयरमेंट का अपन नॉर्मली बात करते हैं। असेट इम्पेयर कब होता है? जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है। एग्जांपल, कैरिंग अमाउंट 1500, रिकवरेबल 1000, तो आपका कैरिंग अमाउंट ज्यादा, उतना आप रिकवर ही नहीं कर पाओगे, तो इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लो भाई। अच्छा, कैरिंग अमाउंट कैसे मिलेगा? योर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, बेसिकली आपकी बैलेंस शीट की वैल्यू से मिलता है कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कैसे मिलेगा? दो चीज का हायर होता है। इट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, या फिर वैल्यू इन यूज, दोनों में से विच एवर इज हायर। ठीक है सर, ये कैसे मिलेगा? पहला वाला अमाउंट सिंपल है, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, अच्छा एक और चीज, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में वैल्यूएशन फीस नहीं आता है। वैल्यूएशन फी इंकर्ड इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, जस्ट रिमेंबर दिस। उसके अलावा वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो यहाँ दो चीज चाहिए, एक असेट को यूज करने से फ्यूचर कैश फ्लो कितना रहेगा, दूसरा प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए आपको डिस्काउंट रेट चाहिए रहेगा, तो डिस्काउंट रेट क्या ले, बराबर। तो ये दोनों है, तो आप वैल्यूनेस निकाल सकते हो। अब इसमें कुछ और चर्चा, जब आप वैल्यू इन यूज के कैश फ्लोज निकाल रहे हो, तो कैश फ्लो में क्या क्या जोड़ेंगे? असेट को यूज करने से जो कैश फ्लो आएगा वो जोड़ना है, कैश इनफ्लोज फ्रॉम यूजिंग द असेट। दूसरा, ये इनफ्लोज जनरेट करने के लिए कुछ आउटफ्लोज इंकर किए तो वो माइनस कर देना। तीसरा, आप असेट को यूज करोगे तो भी लाइफ के एंड पे तो आप असेट को बेचते हो ना, तो जो बेचने का डिस्पोजल वैल्यू है वो भी आएगा, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू। अब ये वाला जो वैल्यू है डिस्पोजल वैल्यू, ये कौन से ईयर के कैश फ्लो में आना चाहिए? तो ध्यान रखना, ये लास्ट ईयर के कैश फ्लो में ऐड होना चाहिए। ये जो वैल्यू रिसीव्ड है फ्रॉम डिस्पोजिंग द असेट, ये लास्ट ईयर वाले कैश फ्लो में ऐड करना। ठीक है, चलो, इससे आपको मिलेगा कैश फ्लोस। अच्छा, कुछ कैश फ्लो आपको इग्नोर भी करना है। इग्नोर मतलब लेस नहीं करना है, इग्नोर करना है। सर इग्नोर तो वो किया करती थी। आओ, इग्नोर का मतलब कि आप उसको कंसिडर नहीं करोगे। एग्जांपल, फ्यूचर कैश फ्लोस विच आर एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग टू विच वी आर नॉट येट कमिटेड। मान लो सपोज मैं अकेला टीचिंग कर रहा हूं, तो ये रहे मेरे कैश फ्लोस। अब मैं सोच रहा हूं, सिर्फ सोच रहा हूं, हुआ नहीं, सोच रहा हूं, बीबी से क्या टाइप करूंगा ना, तो पैसा ही पैसा होगा। सिर्फ सोच रहा हूं, ऐसा कुछ किया नहीं है मैंने। तो ये सोच विचार वाले कैश फ्लोस कभी कंसिडर मत करना, बराबर, क्योंकि इसका ना कोई हाथ है ना कोई पैर है। ठीक है, ध्यान रखना। एनीवेज, खत्म हो गया। डिस्काउंट रेट हमेशा प्री टैक्स लेते हैं। ओके, चलो, फिर एक गाइडेंस ऑन फॉरेन करेंसी कैश फ्लोस। सपोज क्या हुआ, कभी कभी आप जो असेट है उससे आउटपुट निकालते हो, आउटपुट आप इंडिया में नहीं फॉरेन में बेच रहे हो, तो जो कैश फ्लोज आएगा असेट से वो फॉरेन करेंसी में आ रहा है। ठीक है, तो यहां दो की डिसीजन है। सबसे पहले जो फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज है उसको मैं कौन से रेट पे कन्वर्ट करूंगा। सेकंड, मैं डिस्काउंटिंग रेट इंडिया का यूज करूं कि फॉरेन का यूज करूं। ये दो की प्रॉब्लम्स है मेरे केस में। तो देख लो अपन कैसे करेंगे इस केस में। अरे मैंने 41 क्यों खोल दिया, 36। हाँ, तो ये दो की प्रॉब्लम्स है मेरे केस में, तो एक बार दिखाता हूं आपको, इधर आ जाओ, कैसे करेंगे। हाँ, देखो, जो मेरे कैश फ्लोज आए डॉलर्स में, सबसे पहले रुपीस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो आज की स्पॉट रेट है उस पे, मतलब जिस दिन मैं वैल्यू इन यूज निकाल रहा हूं उस दिन की स्पॉट रेट अवेलेबल है, यस, तो उस दिन के रेट पे रुपीस में कन्वर्ट करना पहला। दूसरा, डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करेंगे? इंडिया की फॉरेन, जिधर के कैश फ्लोज उधर का रेट। कैश फ्लोज है फॉरेन के, डिस्काउंट रेट भी फॉरेन का, सिंपल। तो फॉरेन का इंटरेस्ट रेट लो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो और फिर स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करो। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में फ्यूचर के रेट्स भी दिए हुए रहेंगे, फॉरवर्ड रेट जिसको आप बोलते हो एएफएम के अंदर, इग्नोर कर देना उसको। ठीक है, चलो, खत्म हो गया वाला पार्ट, आगे बढ़ते। सर्कमस्टेंस इन विच इट इज नॉट नेसेसरी टू कैलकुलेट बोथ, या फिर इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट बोथ। अब इसमें जो काम क्या उसका बात करूंगा, पहला वाला काम का नहीं है। दूसरा देखो, कभी कभी क्या होता है, आपके पास एफवीएल सीटीएस का रिलायबल एस्टिमेट अवेलेबल नहीं है, बराबर। तो फिर अगर एफवीएल सीटीएस का अवेलेबल नहीं है तो आप रिकवरेबल अमाउंट को वैल्यू इन यूज मान सकते हो, लेकिन वाइस वर्सा नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल सुनो मेरी बात, अगर आपके पास एफ वी एल सी टी एस नहीं है तो वैल्यू इन यूज ही रिकवरेबल अमाउंट है, गंगाधर शक्तिमान है। लेकिन अगर वैल्यू इन यूज ही नहीं है तो क्या मैं एफ वी एल सी टी एस को रिकवरेबल मान सकता हूं क्या? द आंसर इज नहीं चलेगा। तो इस केस में हम इंपेयरमेंट टेस्टिंग सीजीयू में करते हैं, याद है ये वाला पार्ट? यस, हम इस केस में इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे इन द कंसेप्ट ऑफ सीजीयू। क्लियर? यस, ये चीज लिखी हुई है इधर। अब सीजीयू की बातें अपन आने वाले समय में करेंगे आगे। उसके अलावा पूछता है, कैन एस्टिमेट्स, एवरेजेस, शॉर्टकट्स बी यूज्ड टू कंप्यूट एफवीएल सीटीएस वैल्यू इन यूज? शॉर्टकट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें काम का सी बीच वाला पॉइंट है, बाकी दोनों छोड़ देना, काम का नहीं है वो। आगे,
रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरिंग इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकलता है? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। अब इंपेयरमेंट लॉस कहाँ जाएगा? अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, बट अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हो तो इंपेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट इज सेम एज रीवैल्यूएशन लॉस। मैं बता दूं, ट्रीटमेंट सेम का मतलब है, रिवल लॉस में अपन क्या करते हैं, अगर पहले गेन पड़ा है तो जितना पहले का गेन है उतना लॉस ओसीआई में, बाकी लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में, ऐसे करते हैं ना। तो सेम इंपेयरमेंट लॉस में करोगे, ठीक है। सिर्फ ट्रीटमेंट सेम है लेकिन दोनों का नेचर अलग है। मतलब रिवैल्यूएशन लॉस का जो लॉजिक है वो कैसे निकलता है, कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू, और इंपेयरमेंट लॉस निकलता है कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट से। तो दोनों का लॉजिक अलग है, सिर्फ जो ट्रीटमेंट है वो सेम है, ध्यान रखना। आगे, अच्छा, एक बार आप इंपेयरमेंट लॉस बुक करोगे तो डेप्रीसिएशन जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है आफ्टर इंपेयरमेंट उस पर चार्ज करना फ्यूचर आने वाले सालों में। आगे, व्हेन टू कंडक्ट इंपेयरमेंट टेस्ट। इंपेयरमेंट टेस्ट का रोज करते बैठे क्या? नहीं। 3 असेट वाले केस में एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट कंपलसरी। सबसे पहला इंटेंजिबल इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट और गुडविल एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। इन 3 का एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट करोगे। याद कैसे रहेगा? तीनों के तीनों इंटेंजिबल है और तीनों के तीनों एमोटाइज नहीं हो रहे। क्यों? इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ है, एमोटाइज नहीं होता है। अंडर डेवलपमेंट है, जब तक वो अवेलेबल फॉर यूज नहीं है तब तक वो एमोटाइज नहीं हो रहा है, और गुडविल भी एमोटाइज नहीं होता है। तो ये तीनों का एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट होगा। बाकी एसेट वाले केस में इंडिकेशन आए तब, मतलब एक तरीके से मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड कभी भी किसी बॉयफ्रेंड पर शक कब करेगी? ऐसे शक नहीं करने का, इंडिकेशन आया, मालूम पड़ा फोन में लड़की का फोन आया, फोन में लड़की की फोटो दिखी है ना, गुल्लू गुल्लू करते हुए दिख गया किसी के साथ, तो शक करने का। शक करने का इंडिकेशन आया तो इंपेयरमेंट टेस्ट करने का। इंडिकेशन आने का ये मतलब नहीं कि इंपेयर हो गया, इंडिकेशन आया तो क्या करने का? इंपेयरमेंट टेस्ट करने का। अब वो इंडिकेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, एक होता है इंटरनल इंडिकेटर्स। पढ़ लेना, इतना कुछ है नहीं, सिंपल है, इलस्ट्रेटिव है। आगे, ये हो गया। फिर आएगा कैश जनरेटिंग यूनिट, CGU। CGU का मतलब क्या होता है? CGU का मतलब होता है ग्रुप ऑफ असेट जो अकेले में कुछ नहीं करते लेकिन साथ में मिलकर कैश फ्लो जनरेट करते हैं। अब CGU में हम क्यों आते हैं? क्योंकि उसका इंडिविजुअल इंपेयरमेंट टेस्ट पॉसिबल नहीं होता है, बराबर। तो इसलिए हम आते हैं CGU के अंदर। CGU में क्या करना होता है इसको समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। इधर आ जाओ, प्यारा प्यारा मीठा मीठा CGU का एग्जांपल लेता हूं, तुमको मजा आ जाएगा। ये देखो CGU में कैसा होता है। ग्रुप ऑफ असेट जो साथ में कैश जनरेट करते हैं। मान लो जैसे मेरे CGU की बात करो तो मेरा CGU क्या है? मेरा आईपैड, मेरा कैमरा, मेरा माइक, मेरा लैपटॉप, ये मेरे को इंडिविजुअली कोई वैल्यू नहीं दे रहे, बट साथ में मिलके मुझे कैश फ्लो जनरेट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो फीस देते हो वो मेरी कैश फ्लो ही होगी ना। तो ये फीस मुझे कैसे कमा रहा हूं मैं? ये सारे एसेट यूज करके, बराबर। तो ये मेरा हो गया एक CGU। तो CGU में क्या करने का? कैरिंग अमाउंट तो आपका सबका होता ही है, रिकवरेबल अमाउंट इंडिविजुअल नहीं होता आपके पास, तो जो टोटल है वो लिखने का। आपको आएगा इंपेयरमेंट लॉस। ये पूरे CGU का इंपेयरमेंट लॉस है। क्या करना है? इसको बांटना पड़ेगा आपको चारों एसेट के अंदर इन द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव कैरिंग अमाउंट, दैट्स इट, बराबर। इतना ही करना होता है आपको। तो बस मिल गया आपको रिवाइज कैरिंग अमाउंट। अब आने वाले सालों में आप रिवाइज कैरिंग अमाउंट पर चार्ज करोगे डेप्रीसिएशन। CGU में यही होता है। अच्छा, ये पहला केस था। दूसरा केस, मान लो CGU में गुडविल है। अब गुडविल का क्या होता है? गुडविल का भी इंडिविजुअल इंपेयरमेंट टेस्ट पॉसिबल नहीं होता है, तो इसको CGU में एलोकेट करते हैं। अब यहां 2 केस पॉसिबल है, या तो CGU एलोकेबल है या CGU एलोकेबल नहीं। वैसे 3 केसेस है, बट ब्रॉडली 2 ही केस होते हैं, या तो CGU एलोकेबल है या एलोकेबल नहीं है। मान लो अब मेरे पास 2 CGU है बिजनेस में, CGU 1, CGU 2। पहला केस, गुडविल का बेनिफिट सिर्फ CGU 1 में मिलता है, मतलब एलोकेबल है ना, तो कुछ नहीं करने का, उसको CGU 1 में डालने का और इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने का। तो CGU 1 में मान लो 3 असेट थे मेरे पास, तो उसमें गुडविल भी ऐड कर देने का, ठीक है। ये मेरा कैरिंग अमाउंट हो गया, रिकवरेबल अमाउंट भी दिया हुआ रहेगा, इंपेयरमेंट लॉस आया। अब अगर किसी भी CGU में गुडविल है तो पहले सारा लॉस गुडविल के अंदर एलोकेट करोगे, फिर बचा हुआ लॉस बाकी एसेट में जाएगा। ध्यान रखना है बात। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एकदम क्लियर है सर। तो मैंने वही किया, पहले सारा लॉस गुडविल में गया, उसके बाद कुछ लॉस बचता है तो बाकी सब में चला जाएगा, ठीक है। आगे, केस 2, गुडविल का बेनिफिट 2 CGU में मिलता है, दोनों CGU में मिल रहा है, और रेशियो दिया हुआ है कि गुडविल का बेनिफिट CGU 1 में मिलता है 25%, CGU 2 में मिलता है 75%। तो अगर दोनों में बेनिफिट मिल रहा है और रेशियो पता है तो एलोकेबल है, तो कोई नहीं एलोकेट करने का और इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने का, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, केस 2, दोनों CGU में बेनिफिट है, तो CGU 1 में कितना बेनिफिट है? 25% का, तो जितना भी गुडविल है उसका 25% CGU 1 में चला जाएगा। तो सारे एसेट लिखो, गुडविल लिखो। लॉस आया तो जितना गुडविल है उतना, जितना लॉस है पहले गुडविल में एलोकेट करना, तो गुडविल 50 था, उतना गुडविल में, बाकी सारा अदर एसेट्स के अंदर रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट, ठीक है। अच्छा, CGU 2 में सेम चीज, 75% गुडविल CGU 2 में गया था, तो वो डाल दिया मैंने, यहां कोई लॉस आया नहीं तो एलोकेट करने की बात ही नहीं है। मजा आता है तीसरे वाले पार्ट में, केस 3 में।
गुडविल बेनिफिट्स इन बोथ सीजीयूज बट इट कैन नॉट बी एलोकेटेड। गुडविल का बेनिफिट दोनों सीजीयू के अंदर मिल रहा है बट एलोकेशन रेशियो नहीं पता। तो बताओ क्या करने का। वेरी गुड। इस केस में इंपेयरमेंट टेस्टिंग 2 स्टेज में करना पड़ेगा, 2 स्टेज में। वेरी गुड गौरव, 2 स्टेज में करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेज आप इंपेयरमेंट टेस्टिंग करोगे सीजीयू का विदाउट गुडविल। मान लो गुडविल है ही नहीं और दोनों सीजीयू को टेस्ट करो, तो मैं सीजीयू 1 को भी टेस्ट करूंगा विदाउट गुडविल। मान लो गुडविल है ही नहीं और सीजीयू 2 को भी टेस्ट करूंगा विदाउट गुडविल। ये टेस्टिंग किया मैंने, ठीक है। जो भी इंपेयरमेंट लॉस है वो रिस्पेक्टिव एसेट में जाएगा क्योंकि हमने क्या माना, गुडविल है ही नहीं। पहला, ये फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकंड स्टेज सीजीयू 1 सीजीयू 2 गुडविल सबको करो कंबाइन, सबको करो कंबाइन। तो मैंने सीजीयू 1 लिखा, सीजीयू 2 लिखा और गुडविल भी लिखा। क्यों ऐसा किया मैंने? गुडविल इंडिविजुअली एलोकेबल नहीं है बट दोनों के अंदर बेनिफिट है तो पता ही है ना। तो स्टेज 2 में सीजीयू 1 सीजीयू 2 गुडविल तीनों को लिखने का, अब इनका इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने का। अच्छा एक और चीज, जब सीजीयू 1 और 2 लिखोगे दोबारा तो यहां रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट लिखना। मतलब अगर स्टेज 1 में कोई इंपेयरमेंट लॉस आया था तो इंपेयरमेंट लॉस के बाद वाला कैरिंग अमाउंट लिखना इधर, ठीक है। ओके, अब वापस आपने कंबाइंड स्टेज 2 में टेस्टिंग किया, अब जो लॉस आएगा वो सारा जाएगा गुडविल के अंदर, ठीक है। अच्छा एक और बात, सर अगर ये जो स्टेज 2 में आपको जो लॉस आया ये गुडविल के अमाउंट से ऊपर नहीं आ सकता। क्यों? सीजीयू 1 और सीजीयू 2 का तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो चुका ना, तो इसमें और कोई लॉस एलोकेट नहीं होगा अभी, बराबर। तो यहां अपन टेस्टिंग कर रहे हैं गुडविल के लिए कर रहे, तो यहां जो लॉस आएगा गुडविल जितना ही आ सकता है। ये थोड़ा कंसिडर चीज हो गया, ठीक है। मैंने लिख के भी रखा है इधर, ये ध्यान रखना आप। चलो ये आपका हो गया गुडविल के बारे में, ठीक है। अब आएगा एक और चीज, कॉर्पोरेट असेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग देता हूं, मैंने टीचिंग दिया सीए वाले बच्चों को, सीएफए वाले बच्चों को, सीएस वाले बच्चों को, बट सबका एडमिशन के लिए मैंने कॉमन कॉर्पोरेट ऑफिस खोल कर रखा है। तो वो जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसमें क्या होता है, बच्चा आता है एडमिशन लेता है, ठीक है। तो जो कॉर्पोरेट ऑफिस है ये मेरे किसी सिंगल सीजो के अंदर बेनिफिट नहीं दे रहा है, मल्टीपल सीजो में बेनिफिट दे रहा है। और ये जो कॉर्पोरेट ऑफिस एडमिशन ऑफिस है इसके अकेले का कोई वैल्यू इन यूज नहीं है, अकेले का कोई रिलेवेंसी नहीं है। इसका बेनिफिट तब मिलता है जब आप बाकी बिजनेस भी कर रहे हो, सीए सीएफए पढ़ाने वाले बिजनेस कर रहे हो, तो इसलिए इसका भी इंडिविजुअल टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, तो सीजू में आपको एलोकेट करना पड़ता है, बराबर। तो अब यहां भी गुडविल जैसे 3 केस पॉसिबल है, या तो एलोकेबल है या फिर एलोकेबल नहीं है। अगर एलोकेबल है तो एलोकेट करने का और इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने का एक छोटा फर्क है। मान लो मेरा कॉर्पोरेट असेट 10 लाख रुपए का है, वो सीजू 1 में एलोकेबल है, तो मैंने एलोकेट किया और इंपेयरमेंट टेस्टिंग किया, लॉस आया 6 लाख का। अब येडे की तरह पूरा लॉस कॉर्पोरेट असेट में एलोकेट मत करना, वो सिर्फ गुडविल वाले केस में होता है। अगर आपके सीजू में कॉर्पोरेट असेट है तो हम क्या करेंगे, हम सारा लॉस सारे एसेट के रेशियो में बांटेंगे, सारे एसेट के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बांटेंगे। यहां गुडविल की तरह मत करना, ठीक है, ध्यान रखना। चलो केस 2, बेनिफिट मिलता है सीजू 1 एंड 2 में परसेंटेज देके रखा है, तो कोई बात नहीं, जितना बेनिफिट मिलता है उतना लिखो और टेस्ट करो, जो भी लॉस आएगा सब में एलोकेट करना इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट, ठीक है। मजा आएगा केस 3 में, मजा आएगा केस 3 में, जहां हम बोलते हैं कि बेनिफिट मिलता है दोनों सीजू में लेकिन एलोकेशन रेशियो नहीं पता, बेनिफिट मिलता है दोनों सीजू में लेकिन एलोकेशन रेशियो नहीं पता। तो उस केस में बताओ कितने स्टेज में इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे? वेरी गुड आंसर पवन, आदि, ध्रुव। हम 2 स्टेज में इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। पहला इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे अज्यूमिंग देयर इज नो कॉर्पोरेट असेट। मान लो कोई कॉर्पोरेट असेट है ही नहीं तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। लैपटॉप, कैमरा, आईपैड, किया टेस्टिंग? किया सर, बराबर। तो टेस्टिंग किया। अब क्योंकि कॉर्पोरेट असेट नहीं है तो उसमें कोई लॉस एलोकेट मत करना, तो बचे हुए असेट में लॉस एलोकेट हो जाएगा 1 और 2 के अंदर, दोनों में। सीजू 1 और 2 का टेस्ट किया आपने। फिर आप करोगे स्टेज 2, जहां आप सीजू 1 एंड 2 कंबाइन करोगे, साथ में कॉर्पोरेट असेट भी ऐड कर दोगे, ठीक है। अब जो लॉस आएगा, अच्छा अब एक बात ध्यान रखना, अब जो लॉस आएगा नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ कॉर्पोरेट असेट लॉस सब में जाना चाहिए, लेकिन इस वाले केस में सब में नहीं जाएगा। क्यों? 1 और 2 का तो टेस्ट हो चुका ना, 1 और 2 का टेस्ट ऊपर हो चुका ना, तो ये जो लॉस है वो सीधा कॉर्पोरेट असेट में ही जाएगा। वेरी गुड आंसर, समझ रहे? तो ये रट्टा मत मारना, ये आपको लॉजिकली समझ के लेना है कि कॉर्पोरेट असेट में एक ही ऐसा केस है जहां सारा लॉस ये अकेला बेयर करेगा। ऐसा क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आया नहीं है, बट आए तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। वो मैंने नोट वगैरह सब लिख के दिया हुआ इधर। आगे तो ये हो गया अपने सीजू के बारे में, ठीक है। सीजू में अपन ने नॉर्मल सीजू डिस्कस किया। अच्छा, सीजू में कभी कभी लाइबिलिटी भी आ सकता है, तो अगर किसी सीजू में लाइबिलिटी है तो उसको लेस कर देने का, जैसे सारे एसेट अपन ऐड करते हैं वैसे लाइबिलिटी रहेगा तो लेस कर देना, ठीक है। गुडविल का अपन ने बात कर लिया और कॉर्पोरेट असेट का अपन ने बात कर लिया, ठीक है। उसके बाद सीजू में लॉस आए तो क्या करने का,
पहले सारा लॉस गुडविल में एलोकेट करने का, फिर बाकी एसेट में एलोकेट करने का। अच्छा एक और चीज, कभी कभी सीजू में ऐसा होता है, पीपीई है, इंटेंजिबल एसेट है, उसके अलावा कोई इन्वेंट्री भी दिया हुआ रहेगा, कोई करंट एसेट दिया हुआ रहेगा, तो ये सब सीजू का पार्ट हो सकता है, लेकिन इसमें आप कोई लॉस एलोकेट नहीं करोगे, लॉस सिर्फ इन दोनों में एलोकेट करोगे उस केस में। ठीक है, तो सीजू में बाकी एसेट भी हो सकते हैं, बट लॉस सिर्फ जो इसके स्कोप में है उसमें एलोकेट करना सिर्फ। ठीक है, उसके अलावा ये हो गया नॉर्मल चीज। अब इधर आना, इफ एनी एसेट इज टेस्टेड इंडिविजुअली and also the same is included in CGU, then no impairment loss will be allocated to that asset. सर मतलब मान लो एक मशीन ए था, मशीन ए का आपने किया इंडिविजुअल टेस्ट, अब मशीन ए का इंडिविजुअल करने के बाद आपने सीजू के अंदर में इंक्लूड कर लिया। सर ऐसा पॉसिबल है? हाँ, उसका कभी कभी होता है ना, मशीन ए का अकेला बेनिफिट ले रहा है बट सीजू के अंदर भी बेनिफिट दे रहा है, तो वहां भी आपने इंक्लूड किया, तो उस केस में ऐसा कर सकते हो। लेकिन मशीन ए का क्योंकि इंडिविजुअल टेस्टिंग हो चुका है, तो सीजू में आप जोड़ तो लोगे उसको, लेकिन इसमें कोई इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसका ऑलरेडी अकेले का टेस्ट हो चुका। अगर ये बात समझ आई तो वेरी गुड, नहीं समझ आई टेंशन मत लो, एक इलेक्शन 32 है वो कराऊंगा, समझ जाएगा आपको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सर। आगे, इफ द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल असेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर अकेले का रिकवरेबल नहीं मिलता है तो अपन क्या करते हैं? सीजीयू में जाते। ये बात आपको याद है? याद है सर। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो माइक है मेरे पास, माइक का कैरिंग अमाउंट 10 लाख है, FVLCTS 9 लाख है, वैल्यू इन यूज नहीं मिल सकता, तो मैं क्या करूंगा? सीजू में ट्रांसफर कर दूंगा इसको। सीजू इंपेयर नहीं है, सीजू इंपेयर नहीं है, तो क्या मेरा माइक इंपेयर है क्या? माइक भी इंपेयर नहीं है। ये मत बोलना सर लेकिन FVLCTS तो कम था ना, क्या फर्क पड़ता है? क्या मैंने इसको बेस माना क्या रिकवरेबल अमाउंट के लिए? नहीं, रिकवरेबल अमाउंट के लिए वैल्यू इन यूज नहीं था तो मैं निकाल ही नहीं पाया, तो मैं सीजू में गया। अब अगर मेरा सीजू इंपेयर्ड नहीं है तो मेरे इंडिविजुअल असेट भी इंपेयर्ड नहीं है, इवन इफ द FVLCTS इज लोअर। ये MCQ में आ सकता, ध्यान रखना। ठीक है, एक सेकंड पानी पी लेता हूं। हाँ, आगे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। देखो इंपेयरमेंट लॉस अपन जो बुक करते हैं, इंपेयरमेंट गेन तो नहीं होता है, लेकिन जो पुराना आपने लॉस बुक किया है वो रिवर्स जरूर हो सकता है, उसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। कब रिवर्स करने का? जैसे इंपेयरमेंट होने के होते हैं इंडिकेशन, वैसे रिवर्सल के भी होते हैं इंडिकेशन। सेम है, जो इंडिकेशन इंपेयरमेंट के थे उसके एग्जैक्ट उल्टे है रिवर्सल के इंडिकेशन। ठीक है, उसके अलावा अगर रिवर्सल हुआ तो फिर रिवर्सल हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अगर इंडिविजुअल असेट की बात करो तो रिवर्सल पॉसिबल है, तो अगर असेट कॉस्ट मॉडल पे है तो रिवर्सल को आप प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ इनकम बुक करोगे। सर इनकम क्यों? जैसे आप इंपेयरमेंट लॉस बुक करते हो तो एक्सपेंस की तरह होता है ना, वैसे अगर आप रिवर्सल करोगे तो इनकम की तरह होगा। तो अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली। ठीक है, आगे अगर असेट आपका रिवल मॉडल पे है तो रिवर्सल को ट्रीट लाइक रिवॉल्यूशन गेन। मैं बता दूं ट्रीटमेंट सेम है, इसका मतलब अगर पहले का आपके पास लॉस पड़ा है तो जितना पहले का लॉस है उतना प्रॉफिट एंड लॉस बाकी सब आपका OCI में जाएगा, बराबर वैसा। तो अगर आपके पास इंपेयरमेंट रिवर्सल आया तो उसका ट्रीटमेंट गेन की तरह है। ध्यान रखना से ट्रीटमेंट गेन की तरह है, नेचर दोनों का अलग है। नेचर अलग मतलब रिवर्सल आप कैसे निकालोगे? कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल कंपेयर करके। गेन कैसे निकलता है? कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू कंपेयर करके। फर्क है, ध्यान रखना। उसके अलावा क्या सीजीयू में रिवर्सल पॉसिबल है क्या? एकदम पॉसिबल है, लेकिन एक चीज का, मर जाओगे, मिट जाओगे, लुट जाओगे, फिर भी कभी रिवर्सल मत करना, और वो है गुड्डू। गुड्डू का कभी रिवर्सल नहीं हो सकता है, बिकॉज रिवर्सिंग द गुडविल इज एज गुड एज बुकिंग अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, ये तो हो गया कंसेप्ट। अब इस रिवर्सल के ऊपर कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं, इधर आओ। मेरे रिवर्सल के एग्जाम्पल किधर है? ये रहा। अब मैं रिवर्सल के 2 एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा। पहला इंडिविजुअल असेट में रिवर्सल कैसे होएगा, दूसरा सीजीयू में रिवर्सल कैसे होएगा। पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल असेट की। सपोज आपके पास असेट है, डे 1 पे आपका असेट था 1 अप्रैल 12 को 200 में आपने खरीदा, लाइफ 10 ईयर्स है, 2 साल क्या डिप्रिशिएट, बचा 120। अब आया रिकवरेबल अमाउंट, सॉरी 160 बचा, रिकवरेबल आया 120, तो लॉस हो गया, 40 का लॉस है, आपने बुक किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपने लॉस बुक करने के बाद 2 साल फिर से यूज किया तो कैरिंग अमाउंट बची है 90। ठीक है, अब आपको रिकवरेबल अमाउंट दिया, बढ़ गया रिकवरेबल अमाउंट, तो इंपेयरमेंट लॉस तो नहीं है, लेकिन जो पहले लॉस बुक किया था वो तो रिवर्स हो सकता है ना। हाँ सर, वो रिवर्स हो सकता है। अब मैं कितना रिवर्सल करूं? तो आप कभी भी ये मत बोलना जितना लॉस बुक किया उतना रिवर्स करो, गलत हो जाओगे।
कभी भी ये मत बोलना जितना लॉस बुक किया उतना रिवर्स करो, गलत हो जाओगे। तो क्या निकालना पड़ेगा, दो अमाउंट कैलकुलेट करना है। सुन लो, सबसे पहला एक्चुअल रिवर्सल कितना दिख रहा है 50 का, आपको निकालना होता है मैक्सिमम रिवर्सल कितना कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दो अमाउंट निकालना है। सबसे पहला कैरिंग अमाउंट, अगर जिंदगी में इंपेयरमेंट नहीं होता तो क्या होता। मान लो ये बीच में 40 का इंपेयरमेंट आता ही नहीं, 40 का इंपेयरमेंट आता ही नहीं, तो आज कैरिंग अमाउंट क्या होती है। तो अगर 40 का इंपेयरमेंट नहीं होता तो ये 2 साल और ये 2 साल, आप 4 साल तक 20 20 20 20 करते डेप्रिशिएट। तो अगर इंपेयरमेंट नहीं होता तो आप 4 साल तक 20 20 20 20 करते डेप्रिशिएट, तो वैल्यू बचती 120 की। और आज कैरिंग अमाउंट क्या है आफ्टर इंपेयरमेंट, मतलब आज रियल में कैरिंग अमाउंट क्या है आपका 90। वो तो दिया हुआ रहता है, वो ढूंढना भी नहीं है, तो ढूंढना सिर्फ एक ही अमाउंट है आपको एक्चुअली, बराबर। तो आज वैल्यू 90 है, दोनों का डिफरेंस इज अ मैक्सिमम रिवर्सल। तो भले ही यहां रिवर्सल 50 का दिख रहा है, बट आप सिर्फ 30 ही कर सकते हो, क्योंकि उतना ही मैक्सिमम परमिटेड है, दैट्स इट। तो जितना लॉस बुक किया, जितना लॉस पहले बुक किया था, एक्चुअली आप उतना रिवर्स नहीं करते, उससे थोड़ा कम ही करते हो। उसका लॉजिक मैंने बताया था, अब लॉजिक में नहीं घुस रहा हूं मैं। क्या तुमको समझा ये वाला पार्ट? क्या ये कब था, जब इंडिविजुअल असेट पे रिवर्सल करोगे तब। एक अमाउंट निकालना है यार, अगर जिंदगी में इंपेयरमेंट नहीं होता तो आज वैल्यू क्या होती, सिंपल वो अमाउंट निकाल लेना बस। क्लियर, एकदम क्लियर है सर। आगे बढ़ते सर। फिर आएगा रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस सीजीयू वाले केस में। सीजीयू में रिवर्सल कैसे होता है ये देख लो प्लीज। सबसे पहले मान लो आपका असेट था, अदर असेट और गुडविल है, ठीक है। अब अदर असेट में बहुत सारी चीजें, वो मैं बाइफिकेशन नहीं दे रहा हूं। मान लो अदर असेट मिला के मेरे पास 20 लाख है और गुडविल 2 लाख है। अब एक साल आपने यूज किया, तो अदर असेट आपने क्या डिप्रिशिएट, गुडविल इज नेवर एमोटाइज्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैरिंग अमाउंट। अब इस दिन पे रिकवरेबल दे रखा है, कितना 15 का दे रखा है। तो जो भी लॉस आएगा सबसे पहले बटेगा गुडविल के अंदर, फिर जाएगा अदर असेट के अंदर, बांट दिया सर। तो ये रहा रिवाइज कैरिंग अमाउंट, ठीक है। गुडविल 0 हो गया, असेट इतना हो गया 15 लाख। लाइफ बचे 9 ईयर्स, तो अब आने वाले साल में डेप्रिसिएशन विल चेंज, किया चेंज, इतना आ गया आपका डेप्रिसिएशन। ये बची कैरिंग अमाउंट। अब फिर से आपको रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है, तो यहां इंपेयरमेंट तो नहीं है, लेकिन रिवर्सल क्लियरली दिख रहा है। क्या दिख रहा है, रिवर्सल क्लियरली दिख रहा है। तो अब इसमें एक्चुअल रिवर्सल दिख रहा है, दोनों का डिफरेंस आपको देखना है, मैक्सिमम रिवर्सल कितना कर सकता हूं। अब कैसे निकालेगा मैक्सिमम रिवर्सल, दो अमाउंट चाहिए। अगर कैरिंग अमाउंट इंपेयरमेंट नहीं होता तो क्या आता। अब जब आप ये निकाल रहे हो ना, कैरिंग अमाउंट इफ देयर वाज नो इंपेयरमेंट, तो यहां गुडविल मत कंसिडर करना। क्या हमको गुडविल पे रिवर्सल करना है क्या, नहीं, तो गुडविल भूल जाओ, सिर्फ अदर असेट देखो। अगर इंपेयरमेंट नहीं होता, मान लो ये इंपेयरमेंट नहीं होता, तो मैं बोलूं मैं अदर असेट को 2 लाख से करता 2 साल तक डिप्रिशिएट, बराबर। तो मैं अगर मेरा इंपेयरमेंट नहीं होता तो मैं अदर असेट को 2 साल तक करता डिप्रिशिएट बाय 2 लाख, तो बचता 16 लाख। ये कैरिंग अमाउंट ऑफ अदर असेट इफ देयर वाज नो इंपेयरमेंट। गुडविल मत लेना, क्यों, गुडविल पे रिवर्सल परमिटेड नहीं है, 16 लाख। और सेकंड आप कंपेयर करोगे एक्चुअल कैरिंग अमाउंट क्या आज के दिन पे, तो रियल कैरिंग अमाउंट है 13,33,333, तो यह है मैक्सिमम रिवर्सल, बराबर। तो इतना ही आप मैक्सिमम रिवर्स कर सकते हो। और मैक्सिमम रिवर्सल किस में एलोकेट करोगे, सिर्फ अदर असेट में, गुडविल में एलोकेट मत करना, अलाउड ही नहीं रिवर्स करना उस पर, दैट्स इट। तो ये दो बेसिक एग्जांपल थे, इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। चलो, उसके अलावा देखोगे तो ये सेम कंसेप्ट वगैरह दे रखा है इधर। उसके अलावा 36 में एक और कंसेप्ट है, वो एक्चुअली क्लास में मैं कॉमन पुल करके बताता हूं आपको कि कॉमन पुल है करके, बराबर। लेकिन जब मैं यहां पढ़ाऊंगा ना, अभी मैं मान रहा हूं कि आपने सारे एफआर एक बार तो पढ़ रखा है, तो ये कॉमन पुल वाला भी मैं डिस्कस कर लूंगा इस रिवीजन में, लास्ट में मतलब ये चैप्टर के पहले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैं इसको भी टेकअप कर लूंगा। चलेगा ये वाला पार्ट, क्या ग्रॉसिंग अप वाला, यस ग्रॉस अप वाला, करेक्ट, याद तो है। या बादाम जम के बादाम खा रहे हो, चलो, तो इसको भी मैं कर लूं डिस्कस, चले कर लेंगे सर, ताकि आपका कॉमन पुल वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, क्वेश्चंस के बाद मैं फिर कॉमन पुल भी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। चलो, ये रहा 36, फटाफट से आ जाओ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ढंग का कोई क्वेश्चन दिखा दो भाई साहब। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 10, देख लो क्या बोलता है। बोलता है अपन ने एक्वायर किया 100% सैटर्न का 4 लाख, 320 वॉज फॉर असेट्स एंड गुडविल था 80 का, कोई दिक्कत नहीं। कब एक्वायर किया, 1 अप्रैल 11 को एक्वायर किया। आगे 31 मार्च 13 गवर्नमेंट ने लाइसेंस कैंसिल किया, इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंपेयरमेंट का इंडिकेशन है, ठीक है। लाइफ 20 ईयर्स है बाय द वे, तो 2 साल के बाद आपको करना है इंपेयरमेंट टेस्ट। तो आ जाओ करेंगे, कैसे करते इधर देख लो। तो मान लो 320 का मेरा असेट था, गुडविल था 80 का, 2 साल तक क्या डिप्रिशिएट, तो वैल्यू आ गई 288, गुडविल उतना ही रहेगा, ये टोटल कैरिंग अमाउंट होगा सीजीयू का। अब मेरे को देके रखा है वैल्यू इन यूज, कितना देके रखा है
2,12,000, ठीक है। तो 2,12,000 मेरा रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा। तो कैरिंग अमाउंट ये रहा, रिकवरेबल ये रहा। ऑफकोर्स कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवर नहीं कर पाओगे, इंपेयरमेंट लॉस आएगा। 156 का इंपेयरमेंट लॉस आएगा। पहले गुड्डू में एलोकेट करोगे, बाकी बचा हुआ अदर असेट में एलोकेट करोगे, ठीक है। तो अदर असेट की मेरी कैरिंग अमाउंट हो जाएगी चेंज। अब इस कैरिंग अमाउंट को आप रिमेनिंग लाइफ में 18 साल में करोगे डिप्रिशिएट, ठीक है। गुडविल कुछ बचा नहीं है अभी। आगे फिर क्या बोलता है, फिर बोलता है 2 साल के बाद फेवरेबल चेंज आया, तो इंडिकेशन है रिवर्सल का। फिर से आपको दिया हुआ वैल्यू इन यूज और FVLCTS, तो दोनों में से विच एवर इज हायर लूंगा। तो 2 साल के बाद, तो सबसे पहले आप 2 साल तक और करोगे डिप्रिशिएट, ये मेरी होगी कैरिंग अमाउंट। फिर आपको दिया हुआ रिकवरेबल अमाउंट। अब इंपेयरमेंट तो नहीं है क्योंकि रिकवरेबल बढ़ गया है, लेकिन रिवर्सल तो हो सकता है सर। अब रिवर्सल में कैसे बुक करूंगा, सबसे पहले एक्चुअल रिवर्सल कितना दिख रहा है वो देख लेना, फिर आप निकालोगे मैक्सिमम रिवर्सल। मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, अगर आपके जिंदगी में इंपेयरमेंट नहीं होता तो आज कैरिंग अमाउंट क्या होती। इसमें गुडविल मत कंसिडर करना, गुडविल पे रिवर्सल अलाउड नहीं है बराबर। तो मैं क्या करूंगा, जो भी अदर असेट है अगर ये इंपेयरमेंट नहीं आता तो मैं बोलूं मैं 4 साल तक करता डिप्रिशिएट सीधा सीधा बराबर। 32 वॉज फॉर 2 ईयर्स, तो और 32 में करता डिप्रिशिएट, टोटल 4 साल के लिए करता डिप्रिशिएट। तो मेरी कैरिंग अमाउंट हो जाती 256, 320 माइनस 4 का डिप्रिसिएशन, ठीक है। और रियल मैच कैरिंग अमाउंट क्या है वो तो यहां कॉपी करके मिल जाएगी आपको, रियल कैरिंग अमाउंट, दोनों का डिफरेंस, मैक्सिमम रिवर्सल, बस रिकॉर्ड कर लेना भाई। एक्चुअली मैक्सिमम रिवर्स कर पाओगे आप, दैट्स इट। अब आने वाले सालों में जो बचे हुए एसेट्स है उसको आप इस रिवाइज्ड वैल्यू के हिसाब से करोगे डिप्रिशिएट। क्लियर, यस। चलो प्रथम बोलता है फिगर्स भी याद हो गए क्वेश्चन के, ये तो अच्छी बात है भाई। आगे बढ़ जाते हैं, एक कॉमन पुल वाले क्वेश्चन कराऊंगा मैं रिवाइज, टेंशन मत लो अभी आप। आगे अज्जा अज्जा मैं हूं प्यार तेरा, इलस्ट्रेशन नंबर 21। अब इसमें थोड़ा इंडेक्स 103 भी आएगा, तो मैं मान रहा हूं कि आपको थोड़ा 103 वगैरह आता है, ठीक है। चलो ऐसे गजनी ऐसे बैठना मत मेरे सामने, सर मेरे को तो नहीं याद कुछ भी, इधर आओ। सबसे पहले हमने किसी कंपनी का 80% एक्वायर किया है, तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट दिया हुआ रहता था, यहां गुडविल निकालना है अपने को। तो 103 में अपन सीखते हैं ना गुडविल कैसे निकलता है। जो आपने पीसी दिया 80% के लिए वो, प्लस NCI 20% का, लेस करना INA, तो मिलेगा गुड्डू बराबर। 80% के लिए आपने पीसी कितना दिया, तो बोलता है 8 लाख शेयर्स एक्वायर किए बाय इशूइंग 2 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स। तो आप क्या बोलोगे 8 लाख इंटू 2/5, और जो शेयर दिया उसकी वैल्यू क्या है 4 रुपया है, तो इंटू 4 रुपीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक बार मेहनत नहीं करेंगे तो यहां डायरेक्टली देख लो भाई कितना आता है आपका वैल्यू। एक सेकंड, शायद ऊपर है वो, ये रहा पीसी 8 lakhs इंटू 2/5 इंटू ₹4, दिस रिप्रेजेंट्स 80%, ये आपका पीसी आ जाएगा। अब एनसीआई का वैल्यू क्या, तो एनसीआई के नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर 8 लाख 80% रिप्रेजेंट करते हैं मेरे शेयर्स, तो 20% कितना, 2 लाख रहेगा एनसीआई का शेयर्स। और एनसीआई के बाद जो शेयर है वो सब्सिडरी के शेयर्स है, तो सब्सिडरी के शेयर की वैल्यू 1.4 देके रखिए, तो आप 1.4 से मल्टीप्लाई करना, एनसीआई का वैल्यू मिलेगा। ये 103 में अपन सीखते हैं, ठीक है। लेस आईने करना, आईने नीचे दिया हुआ है 13 लाख रुपए का, ठीक है। तो आप लेस कर देना, 1.3 मिलियन मतलब 13 लाख रुपया, तो आप कर दोगे लेस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, आपको मिलेगा गुड्डू। क्या मिलेगा आपको, गुड्डू। गुड्डू मिला, गुड्डू दिख रहा है, गुड्डू 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 मिला सर। अब एक बार ये ढूंढ लिया, फिर क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्या बोलता है, प्लूटो लिमिटेड कंप्राइजेस ऑफ 3 CGUs A B C, ठीक है। वो बोलता है गुडविल जो है वो ABC में एलोकेबल है इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, मतलब गुडविल एलोकेबल है। अगर गुडविल एलोकेबल है तो गुडविल का आप इंपेयरमेंट टेस्टिंग एक ही बार करोगे एलोकेट करने के बाद, मतलब सीजू का इंपेयरमेंट टेस्टिंग आप एक ही बार करोगे एलोकेट करने के बाद। तो मैंने वही किया, जो गुड्डू आया मैंने बांट दिया 2:2:1 के रेशियो में, तो जितना भी ए में आया वो ए में गया, जितना भी बी में आया वो बी में जाएगा, जितना भी सी में आया वो सी में जाएगा, बस कैरिंग अमाउंट मिल गया। रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, हर एक सीजीओ का कितना कितना रिकवरेबल अमाउंट है वो लिखो और इंपेयरमेंट टेस्टिंग करो। अगर लॉस नहीं आया तो वेरी गुड, लॉस आया तो पहले सारा लॉस गुड्डू में एलोकेट करोगे, और अगर वापस लॉस आया गुड्डू सफिशिएंट नहीं है तो फिर बचा हुआ लॉस बाकी एसेट में चला जाएगा। दैट्स इट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, बोलो यस और नो। देखो ऐसे इजी क्वेश्चन में गलती कर मत देना येड की तरह, पहले बता रहा हूं मैं, एग्जाम में रहता फैला के मत आना भाई प्लीज। चलो आगे बढ़ जाते हैं, खत्म। इलस्ट्रेशन नंबर 23, जिसको भी ब्रेक चाहिए जाके ब्रेक मना के आओ, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, मेरा एग्जाम थोड़ी ना 5 दिन बाद, तुम्हारा एग्जाम है ना, नहीं सॉरी एग्जाम तुम्हारा तो ना, मेरा एग्जाम है, आप बिंदास ब्रेक मना के आओ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है भाई। आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 23,
ए बी सी, इट हैज 3 CGUs ए बी सी। वाह, क्या कितना क्रिएटिव लोग हैं इन लोग। द कैरिंग अमाउंट ऑफ विच एज ऑन 31 मार्च 11 आर एस फॉलोज। ठीक है, तो 3 CGU है, कैरिंग अमाउंट देके रखा है, 2 कॉर्पोरेट असेट भी है। ठीक है, अच्छा यूजफुल लाइफ भी देके रखा है, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं, क्या बोलते हैं, एक कॉर्पोरेट असेट एक्स है ना, 600। द कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्स कैन बी एलोकेटेड ऑन ए रीजनेबल बेसिस, दैट इज प्रो रेटा बेसिस। बोलता है कैरिंग अमाउंट एलोकेबल है। एलोकेबल है तो क्या करने का, एलोकेट करने का। अब नॉर्मली हम ये जो कॉर्पोरेट असेट है कैसा एलोकेट करते हैं, नॉर्मली कुछ नहीं बोलते तो हम कैरिंग अमाउंट के रेशियो में एलोकेट करते हैं। लेकिन इन्होंने, आपको याद है ना कैसा किया हुआ इन्होंने कैरिंग अमाउंट का रेशियो नहीं लिया हुआ है, इन्होंने कैरिंग अमाउंट और यूजफुल लाइफ दोनों को कंसिडर करके वेट्स निकाला और उसका रेशियो लिया हुआ है। जैसे कैरिंग अमाउंट इनटू यूजफुल लाइफ करने का, ये आपका आएगा टोटल वेट्स, इस रेशियो में एलोकेट करोगे 600 को। तो एक्स को हमने कैसा एलोकेट किया है, एक्स देखो, एक्स यहां भी आ गई, तो एक्स को हमने एलोकेट किया इस रेशियो के अंदर, क्या वेटेड एवरेज रेशियो के अंदर। ठीक है, तो कर देना एलोकेट। सो व्हाट अबाउट वाई, वाई कैन नॉट बी एलोकेटेड। तो वाई के लिए इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए 2 स्टेज करना पड़ेगा। तो हम एक्चुअली पता है टेस्टिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम टेस्टिंग करेंगे स्टेज 1 में इंडिविजुअल सीजीयूज को इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट असेट एक्स बट एक्सक्लूडिंग वाई। तो तीनों सीजीयू को ए बी सी तीनों को हम ऐसे टेस्ट करेंगे, इंक्लूडिंग एक्स एक्सक्लूडिंग वाई। फिर स्टेज 2 में क्या करेंगे, ए बी सी कंबाइन करेंगे और उसमें वाई को जोड़ देंगे, क्योंकि वाई का इंडिविजुअल एलोकेशन नहीं पता बट टोटल में बेनिफिट है, ये तो पता ही है ना अपने को वैसा। तो अब सबसे पहली बार जब मैं स्टेज 1 में टेस्टिंग कर रहा हूं, कोई लॉस नहीं आया तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर लॉस आ गया तो एक गुड्डू नहीं है, तो लॉस आया तो प्रोपोर्शनेटली एलोकेट करना, लॉस आया तो प्रोपोर्शनेटली एलोकेट करना, बराबर। फिर आप आए स्टेज 2 में, सीजीयू ए सीजीयू बी सीजीयू सी और वाई को भी लिख देना इधर। अब यहां लॉस नहीं आ रहा तो कोई टेंशन नहीं है, लॉस आता तो सिर्फ वाई में एलोकेट होता, बिकॉज ए बी और सी तो टेस्ट होके आ रहा है इधर। क्लियर, खत्म। ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 23। उसके बाद 28 तो सिंपल है, कुछ है नहीं उसके अंदर। अरे एक क्वेश्चन था बीच में, ये वाला, रुको बताता हूं मैं आपको। इलस्ट्रेशन 25, इसी के थ्रू एक कंसेप्ट भी डिस्कस करता हूं। अब देखो इधर क्या दिया हुआ है, 25 ही है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 25 ही है। आप देखो इधर मेरे को कैश फ्लोस देकर रखा है 15, 30, 40, 10। ठीक है, तो मैंने वो कैश फ्लोस का निकाला प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, और मेरा एफयूएल सीटीएस देकर रखा है, तो मैंने बोला विच एवर इज हायर इज माई रिकवरेबल अमाउंट। और मेरा कैरिंग अमाउंट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैरिंग अमाउंट कितना है मेरा, 100 माइनस द डिप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर। तो 100 माइनस 5 साल की लाइफ है तो माइनस 20, तो आएगा 80। तो 80 इज माई कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट इज 75.91 था ना, सॉरी 75.31। तो मुझे इंपेयरमेंट लॉस आएगा, लॉस बुक कर लेना 4.69 का, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कंटिन्यूएशन आया पिछले क्वेश्चन का, वो बोलता है अज्यूमिंग देयर इज नो चेंज इन द कैश फ्लोस। सिर्फ कहानी एक साल आगे बढ़ गई है, 12 से आई 13 में, बट कैश फ्लो में कोई चेंज नहीं है। आप देखोगे ना, सिर्फ एक कैश फ्लो हट जाएगा, क्योंकि एक साल आगे आ गया ना अपन, अब सिर्फ यही कैश फ्लो दिख रहे, एग्जैक्टली उतने ही दिख रहे। ठीक है, तो कैश फ्लो में कोई चेंज नहीं है, बट एक्चुअली रिवर्सल दिख रहा है। सर रिवर्सल कैसे दिख रहा है, पहले आप 30 को सेकेंड ईयर के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक साल के बाद यही 30 फर्स्ट ईयर के फैक्टर से मल्टीप्लाई होएगा। तो क्योंकि कैश फ्लोस एक साल नजदीक आ गए, कैश फ्लोस एक साल नजदीक आ गए, तो दिक्कत यह है कि आपको रिवर्सल दिखने लग जाएगा। तो कैश फ्लो के एक साल नजदीक आने से अगर आपको रिवर्सल दिखे तो उसको रिवर्सल नहीं बोलते हैं, बिकॉज वो पैसेज ऑफ टाइम की वजह से नजदीक आ रहा है। बराबर, किसके वजह से नजदीक आ रहा है, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से। तो कैश फ्लो एक साल नजदीक आने की वजह से अगर रिवर्सल दिखे तो उसको रिवर्सल नहीं बोलते। तुमको समझा, ये एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना प्लीज आप। क्लियर है वाला पार्ट क्या, यस सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं अपन, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद ओ हो मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन, हा मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 32। ठीक है, इलिया लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच डील्स इन टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये वही वाला एग्जांपल आपको याद है, मशीन ए मशीन बी वाला एग्जांपल है ना। तो यहां क्या है, एक मशीन ए है, ठीक है, जो अपन यूज करें फॉर बॉटलिंग पर्पस। मशीन ए अलग से यूज हो सकता है। अब मशीन बी की अगर बात करें तो मशीन बी का अकेले कोई वजूद ही नहीं है, बोलते हैं मशीन बी को क्लब करना पड़ेगा विद मशीन ए।
ठीक है, बोला हुआ है मशीन ए कैन इंडिविजुअली हैव एन आउटपुट बट मशीनरी बी कैन नॉट बी सोल्ड इन आइसोलेशन एंड विदाउट क्लबिंग विथ मशीन ए। ठीक है, तो इधर क्या होता है, मशीन ए जो है इसका हम इंडिविजुअल टेस्टिंग करते हैं, लेकिन जो मशीन बी है उसका टेस्टिंग अकेले नहीं हो सकता, तो उसमें ए को दोबारा ऐड करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा नीचे और भी बोल रखा है, और 2 असेट है, इन्वेंट्री भी है और गुडविल भी है। तो जो सीजू की बात कर रहा हूं उसमें मशीन बी, मशीन ए प्लस इन्वेंट्री प्लस गुडविल, ये सब आएगा। तुमको समझा क्या मैंने क्या बोला? अरे यस और नो? यस, चलो परफेक्ट, आगे बढ़ जाते। 1 सेकंड देना मेरे को, पढ़ने का नहीं, आगे टाइम पास करते रहते हैं, हटाओ इन लोगों। हाँ चलो, हाँ क्लियर, यस आगे। अब आपको वैल्यू इन यूज देके रखा है मशीन ए का। मशीन ए का बोला है हमने खरीदा 10 लाख के अंदर है, रेसिडुअल वैल्यू 50,000 है। अब इस रेसिडुअल वैल्यू का बहुत ज्यादा यूजेज है, क्यों? व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन तो आपको ये 50,000 ध्यान रखना है। क्यों? सपोज वेन एवर यू कंप्यूट डेप्रीसिएशन तो आप क्या बोलोगे, 10 लाख माइनस 50,000 डिवाइड बाय द लाइफ, उस हिसाब से निकालोगे डेप्रीसिएशन, पहला चीज। सेकेंड, अगर आप कैश फ्लोज देखोगे तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, याद है क्या? कैश फ्लोज के लास्ट ईयर में रेसिडुअल वैल्यू आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये 2 जगह काम आएगा, एक तो डेप्रीसिएशन निकालते समय और एक लास्ट आगे कैश फ्लो के अंदर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अरे बोलो ना यस और नो? यस सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या क्या देख रखा है अपने को, ऑन 31 मार्च 18 प्रोफेशनल वैल्यूअर्स हैव एस्टिमेटेड द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन ए एज 7 lakhs, वैल्यूएशन फी इज 1 lakh। मैंने क्या बोला था, वैल्यूएशन फी इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, तो इसको कंसिडर मत करना। तो जब आप कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आपका आएगा 7 lakhs लेस जो भी डिसमेंटलिंग कॉस्ट है 1.5 lakhs लेस पैकेजिंग कॉस्ट 25,000 और लेस लीगल कॉस्ट 75,000। इस तरीके से आपको कॉस्ट टू सेल मिलेगा। ये अभी तक सारी बातें सिर्फ मशीन ए की हो रही है, सारी बातें सिर्फ मशीन ए की हो रही है। आगे, इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड इन अकॉर्डेंस विद इंड एस 2, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू इज 10 lakhs एट 31 मार्च 18। अब करना कैसा सुन लो, इधर मैं आपको दिखाता हूं, इधर 32 इलस्ट्रेशन नंबर 32 ये रहा, यही है, सुन लो। सबसे पहले मशीन ए का अकेले टेस्ट करेंगे, पहले मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, बाकी छोड़ दो। मशीन ए का कॉस्ट दिया हुआ था 13 का, 5 साल से करना डिप्रिशिएट, बिकॉज 31 मार्च 18 का वैल्यू चाहिए, किया डिप्रिशिएट, कैरिंग अमाउंट मिला। रिकवरेबल अमाउंट कैसे मिलेगा, वैल्यू इन उसके लिए कैश फ्लोज देकर रखे, उसका प्रेजेंट वैल्यू, और एफवीएल सीडीएस निकालूंगा, उसमें कॉस्ट टू सेल में वैल्यूएशन फी मत कंसिडर करना। ठीक है, तो ये है 4,50,000, तो ये मेरा 489,650 और 4,50,000 दोनों में से विच एवर इज हायर, ये हो गया मेरा रिकवरेबल अमाउंट। तो ये रहा मेरा कैरिंग अमाउंट, ये रहा मेरा रिकवरेबल अमाउंट। तो आया इंपेयरमेंट लॉस, क्या करेंगे, एक ही मशीन है उसमें एलोकेट कर देंगे, रिवाइज कैरिंग अमाउंट आपकी ये हो जाएगी। ये पहला चीज है, बराबर मशीन ए का। सेकेंड चीज, मशीन बी की बात करते हैं। अब मशीन बी का इंडिविजुअल टेस्टिंग पॉसिबल है ना मुन्ना ना, तो सीजू में लेकर आने का। सीजू में क्या क्या रहेगा, मशीन ए भी है, मशीन बी भी है, इन्वेंट्री भी है, गुडविल भी है। मशीन ए भी है, मशीन बी भी है, इन्वेंट्री भी है, गुडविल है। ध्यान रखना, इन्वेंट्री जो है वो सीजू में आ सकता है, लेकिन लॉस एलोकेट मत करना, बिकॉज स्कोप में नहीं है। ठीक है, चलो तो मैंने लिखा सबसे पहले मशीन ए, तो मैंने जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट है वो लिखा। मशीन बी का वैल्यू क्या दे रखा है मुझे, वैसे क्वेश्चन में पढ़ोगे तो मशीन बी का बोला था 5 लाख की वैल्यू है, 15 में एक्वायर किया है, और मशीन बी का लाइफ है 10 साल। 10 साल, तो आपको 3 साल से करना पड़ेगा डिप्रिशिएट, इसमें कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, तो 5 lakhs माइनस 3 years का डिप्रिसिएशन, तो मशीन बी का वैल्यू मिला। इन्वेंट्री 2 lakhs दे रखा है, गुडविल 1.5 दे रखा है, टोटल कैरिंग अमाउंट मिलेगा आपको। रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है 10 lakhs, पढ़ा था ना अपन ने इधर कि रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू इज 10 lakhs, ये लो। तो ये हो गया टोटल कैरिंग अमाउंट, ये हो गया रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, तो आपको मिलेगा इंपेयरमेंट लॉस। अब इंपेयरमेंट लॉस जो मिलेगा, क्या इस सीजू में गुड्डू दिख रहा है? हाँ सर मेरे को तो गुड्डू दिख रहा है सर, ऐसा देखो गुड्डू दिख रहा है सर। तो पहले सारा लॉस गुड्डू में एलोकेट करेंगे, फिर बचा हुआ लॉस। अब आप बोलोगे इन्वेंट्री में जा नहीं सकता, तो आप बोलोगे सर बचा हुआ लॉस ए और बी में बांट दो, लेकिन ए क्या बोलेगा, अरे मैं तो टेस्ट करके आया है ना, अरे मैं तो करके आया, तो बचा हुआ लॉस सिर्फ बी में एलोकेट करोगे। दैट मींस जो लॉस आया वो पहला गुड्डू में, दूसरा सिर्फ मशीन बी में, ए में नहीं। वेरी गुड आंसर, मेरे को अच्छा लग रहा है आप लोग जवाब दे रहे हो चैट बॉक्स में, तो ग्रेट जॉब गाइस। आगे बढ़ते सर। ये पहला पढ़ा था क्वेश्चन था। सेकेंड उसने पूछा है, एक बार आप इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लो,
अगले साल का मशीन ए और बी का निकालो डेप्रीसिएशन। तो कोई बात नहीं, जो मशीन ए की रिवाइज कैरिंग अमाउंट है उस पर निकालना डेप्रीसिएशन, मशीन बी की रिवाइज कैरिंग अमाउंट है उस पर निकालना डेप्रीसिएशन, वो बड़ा सिंपल है। फिर तीसरा पॉइंट, वो बोलता है कुछ रिवर्सल हुआ है, वो रिवर्सल के बाद कैरिंग वैल्यू क्या है, कैसे मालूम पड़ा रिवर्सल हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो। आगे बोलता है इन द नेक्स्ट ईयर कंपनी हैज डन असेसमेंट ऑफ रिकवरेबिलिटी ऑफ सीजीयू and found that such CGU is 11 lakhs. Recoverable value of machine A 4.5 and combined A and B 7 lakh 60. तो आपको जैसे आपने इंपेयरमेंट टेस्टिंग किया था मशीन ए का फिर सीजीयू का, वैसे ही रिवर्सल करेंगे। अब रिवर्सल भी ऐसे ही करेंगे, पहले मशीन ए का फिर सीजीयू का। अब रिवर्सल कैसे निकालेंगे सुन लो। आज की कैरिंग अमाउंट क्या है, ये रही। रिकवरेबल अमाउंट 450 दे रखा है, तो वैसे रिवर्सल देखोगे इतना दिख रहा है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा मैक्सिमम रिवर्सल। कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है, वही दो अमाउंट। पहला, अगर जिंदगी में मशीन ए में इंपेयरमेंट नहीं होता, जिंदगी में मशीन ए में ये इंपेयरमेंट कहाँ गया, इंपेयरमेंट नहीं होता, तो आज कैरिंग अमाउंट क्या होती। तो अगर इंपेयरमेंट नहीं होता तो आप 5 के बदले 6 साल तक करते डिप्रिशिएट सीधा सीधा, बराबर। तो अगर इंपेयरमेंट नहीं होता तो 430 होती मेरी कैरिंग अमाउंट, और इंपेयरमेंट है तो रियल में कैरिंग अमाउंट क्या है वो तो अवेलेबल है अपने पास। तो कैरिंग अमाउंट इफ नो इंपेयरमेंट, कंपेयर दिस विद द कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट, मिला मैक्सिमम रिवर्सल। आप इतना रिवर्स कर सकते हो, पहला ये समझता है। अब दूसरा आएगा सीजीयू का रिवर्सल। ये दिखने में बड़ा ट्रिकी है लेकिन है बड़ा सिंपल। कैसे करोगे, रिवर्सल निकालने के लिए आपको कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल दोनों चाहिए होता है। क्या कैरिंग अमाउंट है, मशीन ए का लेटेस्ट वाला लिखना, लेटेस्ट वाला 430 आपने लिखा था ना, लेटेस्ट वाला लिखना मशीन ए का। बी का आपके पास ऑलरेडी है लेटेस्ट कैरिंग अमाउंट बी का, दिस इज ऑफकोर्स बिफोर रिवर्सल बी वाला। इन्वेंट्री 2 लाख से गुडविल बचा नहीं है, टोटल आ गया कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट। अब आपको निकालना है रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट कैसे मिलेगा, आप नॉर्मली पता है क्या करोगे, आप बोलोगे रिकवरेबल वैल्यू ऑफ सीजीयू 11 लाख दे रखा है सर, तो 11 ले लोगे। बट आईसीए ने वैसा नहीं किया है। आईसीए ने पता है क्या किया है, उन्होंने ए और बी का 760 लिया है प्लस इन्वेंट्री का 2 लाख ऐड किया है। सर मैं 11 लूँ तो आंसर सही में आएगा, फर्क नहीं पड़ने वाला। बट मैं बता रहा आईसीए ने क्या किया है, उन्होंने 7.6 ए और बी का लिया प्लस इन्वेंट्री का 2 लाख ऐड किया है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो आपको दिखेगा अब कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करो, मिलेगा एक्चुअल रिवर्सल। अपने को चाहिए मैक्सिमम रिवर्सल। इसके लिए कैसे निकालोगे, आपको निकालना पड़ेगा कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू इफ देयर वाज नो इंपेयरमेंट। अब ये कैसे निकालते हैं ध्यान से सुनना। सबसे पहले सीजीयू में 4 आइटम है। पहला मशीन ए, मशीन ए का निकालोगे वैल्यू इफ देयर वाज नो इंपेयरमेंट, वो अपन ने मशीन ए में निकाला था, मशीन ए में निकाला था ना अपन ने, ए में इंपेयरमेंट निकाला तो क्या वैल्यू रहती है वो कॉपी कर लेना 430। सेकंड मशीन बी की वैल्यू देयर वाज नो इंपेयरमेंट, तो अगर बी में इंपेयरमेंट नहीं होता तो 5 लाख को 4 साल से करते डिप्रीशिएट। ये जो 5 लाख है इसको 3 के बदले 4 साल से करते डिप्रीशिएट, तो वैल्यू बचती 3 लाख, बराबर। इन्वेंट्री 2 पे रखो, गुडविल पे रिवर्सल करना ही नहीं है तो लिखो ही मत। तो ये आ गया कैरिंग अमाउंट इफ देयर वाज नो इंपेयरमेंट। सेकंड चाहिए कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट, वो तो अवेलेबल है अपने पास 896014, दैट्स इट। बस दोनों का डिफरेंस इज योर मैक्सिमम, सॉरी ये दोनों का डिफरेंस इज योर मैक्सिमम रिवर्सल। तो एक्चुअल मैक्सिमम विच एवर इज लोअर, इतना आप रिवर्स कर सकते हो। अच्छा अब ये रिवर्सल किस में जाएगा, गुडविल में रिवर्सल परमिटेड है नहीं, इन्वेंट्री में आप कर नहीं सकते, मशीन ए का आप कर दिया ऑलरेडी रिवर्सल, तो जो रिवर्सल है वो सिर्फ और सिर्फ बी में जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा स्लो गया हूं, थोड़ा डिटेल में लेने का ट्राई किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात तो समझ गए रहेगी, लिख के जब तक नहीं करेंगे तब तक वो मजा नहीं आया, बोला मजा नहीं आया सर, तो लिख के करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ जाएंगे अपन। तो ये बढ़िया बढ़िया अपन ने क्वेश्चन कर लिया 32। अब मैं कराऊंगा आपको 33। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोलता है सुन लो। एक मशीन है, इसमें इस क्वेश्चन का एजेंडा क्या है 33 का, वैल्यू इन यूज निकालना है। क्या निकालना है, वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज कैसे निकलता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस, ठीक है। नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन किए उसमें फ्यूचर कैश फ्लोस दिए होते थे, इस ससुरे का नाती में यहां फ्यूचर कैश फ्लोस हमको निकालना है। निकालेंगे, क्या दिक्कत है सर, तो यहां सबसे पहले 5 साल के कॉलम बनेंगे। अब बोला है कि 5 साल में अपनी सेल्स कितनी होगी, तो बोलते हैं हमने 10,000 स्टीयरिंग व्हील सेल किए थे लास्ट ईयर और 190 के प्राइस पे सेल किए थे। अब कैश फ्लोस में फ्यूचर कैश फ्लोस चाहिए होता है, तो हमको बोला गया है कि एस्टिमेट बोलता है द कंपनी एक्सपेक्ट टू सेल स्टीयरिंग व्हील फॉर ₹200 ड्यूरिंग 3-4, प्राइस राइजिंग इन लेटर ईयर्स विद द इन्फ्लेशन ऑफ 3% पर एनम। तो देख लो कैसे करना है, कॉलम बनाने का बिंदास, बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले सेलिंग प्राइस बोलता 13-14 में 200 में बेचेंगे और 3-3% से हर साल प्राइस राइज होएगा।
यहाँ पॉइंट में आंसर आएगा तो आप पॉइंट में लिखोगे तो भी चलेगा, राउंड ऑफ करोगे तो भी चलेगा। उसके बाद बोलता है कि हम नेक्स्ट ईयर में 10,000 स्टीयरिंग व्हील्स बेचेंगे और उसके बाद 5% से बढ़ेगा। तो सेलिंग प्राइस दे रखा है, नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखा है, 10,000 रहेगा फर्स्ट ईयर में, फिर 5% से बढ़ेगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेगा कैश इनफ्लोस, इसको बोल देना ए। ठीक है, फिर आपको नीचे देखा है कॉस्ट पर यूनिट कि मेरी कॉस्ट 160 थी, 14-15 में 1% से बढ़ेगी, बाद में 2% से बढ़ेगी। तो इट वाज 160 इन द फर्स्ट ईयर, 14-15 में 1% से बढ़ेगा, बाद में 2% से बढ़ेगा। तो यही नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू कॉस्ट करोगे तो कैश आउटफ्लोज मिलेगा। तो हम कैश इनफ्लोज ऐड करेंगे, कैश आउटफ्लोज माइनस करेंगे, ये सिंपल सा चीज। उसके बाद क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस करेंगे 15-16 में 50,000 का, तो 15-16 वाले कॉलम में नेगेटिव में आएगा कैश आउटफ्लो 50,000 मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद बोलता है वी एक्सपेक्ट टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से ये सारे बेनिफिट रहेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। आपको एक बात बताई थी, फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग जिसका कोई हाथ पैर नहीं है उसको इग्नोर करने का, तो इसको आप क्या करोगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद बोलता है डिप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। डिस्पोजल प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग द मशीन 80,000, लास्ट वाले कैश फ्लो में ऐड कर देना, लास्ट वाले कैश फ्लो में ऐड कर देना आप। ठीक है, दैट्स इट। फिर डिस्काउंटेड दे रखा है 8%, टैक्स दे रखा है, कुछ काम का नहीं है। डिस्काउंटेड अपन प्री टैक्स लेते हैं, पोस्ट टैक्स नहीं। तो आपको क्या करना है, सुनो, कैश इनफ्लोस ए है, ए में से आउटफ्लोस माइनस करना बी, सी मेंटेनेंस था वो भी माइनस करोगे, और डी ऐड करेंगे बिकॉज इट वाज प्रोसीड्स फ्रॉम सेल, बराबर। तो ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, नेट कैश फ्लोज मिलेंगे हर साल के। ये ग्रॉस में अपने को प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो 8% का फैक्टर है उससे कंसिडर कर लेना, मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। इन सबका टोटल इज अ वैल्यू इन यूज, मोर ऑफ ए सम ऑफ कॉस्टिंग रादर देन एफआर। ठीक है, तो संभाल लेना है इसको। चलो हो गया। इलस्ट्रेशन 34 एक बार देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, एलडीआर नहीं है बट अच्छा है, देख लेना एक बार, सिंपल है वैसे वो। उसके बाद 35 में कोई दम है नहीं, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी के साथ मेरा जो ढंग के क्वेश्चन है वो मेरे सारे हो गए, लेकिन मैंने क्या बोला था, मैं इसमें कॉमन पुल भी रिवाइज करवाऊंगा। तो कॉमन पुल कर लेगा कॉमन पुल। देखो आई एम अज्यूमिंग कि आपने वो देख रखा है पहले, अब मैं रिवाइज कराने का ट्राई करूंगा, ग्रॉसअप वाला कंसेप्ट। ठीक है, आ जाओ, लेट्स स्टार्ट द ग्रॉसअप कंसेप्ट फटाफट से। और इसके ऊपर 3 क्वेश्चन है, मुझे लगता है उन 3 में से एग्जाम में इस बार एक आएगा। मैं 36 से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और यही वाले कंसेप्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो मैं भी डिस्कस करने वाला हूं। क्या बात कर रहे हो सर, मैं सबके लिए ऐसा बोलता हूं। ठीक है, तो कर लेना चुपचाप, आ जाओ। ओहो हो मत कर भाई, मैं मजाक कर रहा हूं, मजाक नहीं सर, आ गया तो मेरे को लगता आएगा। एनीवेज इधर आओ, क्या बोलता सुन लो। सबसे पहले आपको है ना 103 का एक कंसेप्ट याद आना चाहिए। एनसीआर के 2 मेथड होता है, एक होता है फेयर वैल्यू मेथड, एक होता है पीएसएनए मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर आपका एनसीआर फेयर वैल्यू पे तो गुडविल जो आएगी वो आएगी फुल गुडविल, और अगर आपका एनसीआर पीएसएनए पे तो गुडविल जो आएगी वो आएगा पार्शियल गुडविल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, गुडविल फुल है तो गुडविल 2 लोग का होता है, एक पेरेंट और एक एनसीआर है, और गुडविल पार्शियल है तो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का होता है, ये ध्यान रखना, ये पता है आपको। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेता हूं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है अदर्स का 200 रुपया, गुडविल मेरी पार्शियल है। ठीक है, मेरी गुडविल पार्शियल है, गुडविल पार्शियल क्यों है, क्योंकि एनसीआर पीएसएनए पे तो गुडविल पार्शियल है, तो गुडविल है 80 CR। ठीक है, तो जो मेरा कैरिंग अमाउंट निकला है वो अदर असेट प्लस पार्शियल गुडविल ऐड करके निकला है। अब मान लो आपको रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है, जब रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ रहे ना, देयर इज अ इनहेरेंट अजम्पशन कि रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकाला होगा, कैरिंग अमाउंट प्लस फुल गुडविल के हिसाब से। ये अजम्पशन होता है कि जो रिकवरेबल अमाउंट है वो एज पर फुल गुडविल है, बट हमारा कैरिंग अमाउंट है एज पर पार्शियल गुडविल। तो ये 2 अमाउंट कंपेरेबल नहीं आज के समय पे, ये 2 कैरिंग और रिकवरेबल कंपेरेबल नहीं आज के समय पे। तो क्या करना पड़ेगा, अपने को कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। तो ये जो गुडविल है पार्शियल के हिसाब से, इसको मैं फुल के हिसाब से कन्वर्ट करूंगा, उसको बोलते हैं ग्रॉस अप करना, उसको बोलते हैं नोशनल गुडविल ऐड करना। तो मैं बोलूंगा मान लो पेरेंट का स्टेक 80% था, तो गुडविल वॉज 80 CR, तो 20% एनसीआर गुडविल कितना होगा, तो 80% का गुडविल 80 CR है, तो एनसीआर गुडविल होगा 20 CR, तो वो ग्रॉस अप करूंगा, मैं ऐड करूंगा, बराबर, टू मेक इट कंपेरेबल। तो मुझे मिलेगी रिवाइज कैरिंग अमाउंट। अब ये कैरिंग अमाउंट भी एज पर फुल गुडविल है और रिकवरेबल भी एज पर फुल गुडविल है, कंपेयर करोगे लॉस निकालोगे। अब लॉस आएगा 130 का। अब लॉस का बाइफिकेशन कैसे करोगे, सुनना। ये जो आपका 130 का लॉस आ गया, इसमें से पहले गुड्डू में जाएगा। गुड्डू कितना है इंक्लूडिंग ग्रॉसअप, गुड्डू वॉज 100 इंक्लूडिंग ग्रॉसअप, तो 100 जाएगा गुड्डू के अंदर,
और बाकी जाएगा अदर एसेट के अंदर 30 रुपया। अभी जो गुड्डू है इसमें पेरेंट का 80% था और एनसीआई का 20% था, 80 और 20 बराबर। मुझे बताओ क्या ये 20 रियल गुडविल था कि नोशनल था? दिस वाज नोशनल, तो इतना आप लॉस भी बुक नहीं करोगे। तो आप इंपेयरमेंट लॉस कितना बुक करोगे? सिर्फ 80 ही बुक करोगे और ये अदर असल का 30 बुक करोगे, क्योंकि एनसीआई का गुडविल वाज नोशनल तो उसका लॉस भी है नोशनल। तो निकाला क्यों? टू मेक इट कंपेरेबल, टू मेक इट कंपेरेबल। तुमको समझ में आया? देखो मैंने सेम चीज यहां किया हुआ है कि 100 में से 20 एनसीआई, 80 पेरेंट। एनसीआई का इंपेयरमेंट लॉस भी नोशनल बिकॉज गुडविल खुद था नोशनल, तो 80 का पेरेंट का जो गुडविल का लॉस है वो बुक करेंगे और 30 का ये बुक करेंगे। क्या तुमको समझ आया? अगर ये तुमको बेसिक समझ गया तो काम हो जाएगा। अब इसमें नोट ध्यान रखना, ग्रॉस अप कब एप्लीकेबल है? इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन गुडविल इज पार्शियल, दैट इज एनसीआई इज एट पीएसएनए मेथड। बराबर ध्यान रखना। क्यों? गुडविल अगर फुल गुडविल होगा तो वो ऑलरेडी ग्रॉस्ड अप है, करने का जरूरत नहीं है फिर ये सब। अगर ये बेसिक पार्ट समझा तो अब इसके ऊपर 3 क्वेश्चन है, वो तीनों करके जाने का, उन 3 में से कोई एक आएगा मुझे लगता है। ठीक है, आ जाओ इधर। मैं शांति से करवाऊंगा, मुझे पता है इस कंसेप्ट में काफी लोग मार खाते हैं, तो मैं अच्छे से करवाऊंगा इस कंसेप्ट को। इधर आ जाओ। सबसे पहला है इलस्ट्रेशन नंबर 11। ठीक है, एलडीआर क्वेश्चन है, ध्यान रखना, दिस इज एलडीआर क्वेश्चन। इसके सारे क्वेश्चन एलडीआर है। आ जाओ। ए लिमिटेड एक्वायर्स 80% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी फॉर 3200, ये मेरा पीसी हो गया। आगे, एट द रेट ऑफ एक्विजिशन बी लिमिटेड आईएनए वाज 3000, तो गुड्डू कितना हो गया? 200 का गुड्डू हो जाएगा आपका। आगे गुड्डू 200, अच्छा नहीं आपने 80% एक्वायर किया, सॉरी। आगे देखते हैं। ए इलेक्ट्स टू मेजर एनसीआई एट पीए, ओ एनसीआई पीएसएनए पे, तो पार्शल वो ग्रॉस अप वाला आएगा। तो पीसी दे रखा है, एनसीआई दे रखा है, लेस नेट एसेट गुडविल आ गया, सॉरी गुडविल 800 रुपए का है। एट द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बी इज कैरिंग अमाउंट इज रिड्यूस टू 2700 एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो अगर मैं सीजीयू बनाऊं, देख लो इधर सीजीयू बनाऊं, तो मेरे अदर एसेट है 2700, गुडविल है 800 बराबर, लेकिन है पार्शियल गुडविल है 80% के हिसाब से। टोटल कितना आ जाएगा आपका? 3500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, आंसर करते हुए चलना प्लीज। रिकवरेबल अमाउंट पहले वाले केस में इज 2000, फर्स्ट सिनेरियो 2000। अब मैं क्या इसको डायरेक्टली कंपेयर कर लूं? द आंसर इज नो, यू कांट कंपेयर इट डायरेक्टली। तो पहले आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा ऐड ग्रॉस अप। 80% का 80 है तो 20% का कितना रहेगा? 200। सिंपल। तो ये हो गया आपका 1000, ये हो गया 2700 था, ये टोटल हो गया 3700। अब रिकवरेबल है 2000 रुपया, 1500 सॉरी 1700 का लॉस आ जाएगा आपका, 1700 का लॉस आ जाएगा आपका। अब बांटना है। अब कैसे बांटूंगा? देखो 1700 का लॉस है, उसमें से गुड्डू में कितना जाएगा? तो गुड्डू है, ग्रॉसअप मिला के 1000 का गुड्डू है, तो 1000 जाएगा गुड्डू के अंदर, और बाकी अदर एसेट में जाएगा 700 रुपया। थोड़ा पेरेंट थोड़ा एनसीआई गुड्डू वाले केस में, पेरेंट का जो 80% है 800, ये तो आप रिकॉर्ड करोगे। एनसीआई का 20% 200, उसका गुडविल भी नोशनल था, उसका लॉस भी नोशनल, रिकॉर्ड मत करना। मतलब आप रिकॉर्ड कितना करोगे? ये 800 और ये 700, 1500 रिकॉर्ड करोगे आप। क्या तुमको समझ आता है क्या? ये दैट्स इट, इतना बताने का आपको। दिस वाज फर्स्ट केस। आई होप तुमको समझता है। सॉल्व करके दिखा रहा हूं भाई इधर ही। ठीक है, खत्म हो गया। अब मैं दूसरा केस करता हूं, इधर आओ, दूसरा केस मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, सेकंड केस। सेकंड केस में क्या बोला है? सब कुछ सेम है। ये 3700 हो गया आपका। रिकवरेबल अमाउंट इज 2800, रिकवरेबल इज 2800। सो इस केस में लॉस आपका 900 रुपए का आएगा। जब आपका लॉस 900 रुपए का है तो गुड्डू अकेला ही काफी है, गुड्डू अकेला ही काफी है। लेकिन इस गुड्डू में आप बोलोगे पेरेंट का 80% है, एनसीआई का 20% है, तो 180 जो लॉस है वो एनसीआई का गुडविल भी नोशनल, लॉस भी नोशनल, तो 720 का ही लॉस आप बुक करोगे। यहां 700 और 200 मत कर देना, रेशियो में ही लॉस बांटना बराबर। तो जितना भी गुडविल में लॉस है उसका रेशियो में बांटना। जो एनसीआई का लॉस है वो नोशनल है, वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अपन पेरेंट का 720 रिकॉर्ड करेंगे। हो गया क्वेश्चन, दैट्स इट। प्रेजेंटेशन चाहिए तो यहाँ आपको मिल जाएगा, मैंने सोल्यूशन दे रखा है अपने बोर्ड नोट्स के अंदर। क्लियर है वाला पार्ट? अगला क्वेश्चन पे आओ सर। इसका एक और क्वेश्चन, इधर आओ। 24 है मेरे ख्याल से, यस 24, ये भी एलडीआर है। सुनना क्या बोलता है। 80% एक्वायर किया ओनरशिप फॉर 2100। एट दैट डेट आईएनए वॉज 1500। पेरेंट चूजेस टू मेजर एनसीआई एट, देखो एनसीआई फिर से पीएसएनए पे, एनसीआई फिर से पीएसएनए पे, तो ये हो जाएगा पार्शियल। ठीक है, फिर से ग्रॉस अप आएगा। असेट्स ऑफ सब्सिडी टुगेदर आर स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ सीजीयू। ठीक है, आगे बोलता है बिकॉज अदर सीजीयू यूनिट्स ऑफ पेरेंट एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द सिनर्जीज ऑफ कॉम्बिनेशन, गुडविल ऑफ 500 रिलेट टू दो सिनर्जीज।
बोलता है जितना भी गुडविल आएगा उसमें से 500 का गुडविल किसी और सीजीयू का है। मैं एग्जांपल देने का ट्राई करता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे इलस्ट्रेशन 24, तो मेरा पीसी 80% का है 2100, एनसीआई पीएसएनए पे है तो वो आएगा 300, ये आई ने आ गया 1500 दिया हुआ है, गुड्डू आया 900 का। 900 का एक सीजीयू का नहीं है, बोलता है इसमें से बाकी सीजीयू में 500 का बेनिफिट मिलेगा, तो वो हटा दो। मैं नहीं बोला, क्वेश्चन बोल रहा है कि बिकॉज अदर सीजीयूज आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द गुडविल ऑफ 500 have been allocated to other CGUs, अधर हटा दो उसको। तो अपने एग्जिस्टिंग सीजीयू में कितना बचा, 400 का गुडविल आएगा, ठीक है। तो अब कैसे करना है, मेरे को दे रखा है कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई करूं आपके लिए, तो मैं ऐसा बोलूंगा मेरा अधर असेट है 1350, मेरा गुड्डू है इस सीजीयू का 400, 900 मत लेना 400 लेना, दैट इज फॉर 80%। तो कितना आ जाएगा ये 1750। अब आप ग्रॉसअप करोगे, ऐड ग्रॉसअप, 20% ग्रॉसअप करना है आपको। 20% क्यों, क्योंकि पेरेंट का स्टेक वॉज 80%, ठीक है। तो कितना आएगा 20%, वेरी गुड 100 आएगा, तो हो जाएगा 1850। अब आपको क्या रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है, हाँ सर 1000 रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है, तो 1000 इज अ रिकवरेबल अमाउंट, 850 का लॉस है, ठीक है। अब 850 के लॉस को वही बांटोगे आप, कैसे बांटोगे, 850 में से गुड्डू अपने पास कितना है ग्रॉसअप मिला के 500 का, और बाकी अधर असेट है 350 का, ठीक है। ये तो दिक्कत नहीं है, ये तो अपन बुक करेंगे 350। 500 का दो हिस्सा, पेरेंट और एनसीआई, 20% एनसीआई ये बुक नहीं होगा, 80% का पेरेंट ये बुक होगा, खत्म। तो 400 आप पेरेंट का गुडविल बुक करोगे और 350 ये बुक करोगे, 100 वाला बुक नहीं करोगे। तो इसमें ये सेम था, इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ ये वाला पार्ट था कि जो आपका गुड्डू आया वो सारा का सारा गुड्डू इस सीजीयू का नहीं है, थोड़ा गुड्डू किसी और सीजीयू का, दैट्स इट। तो ये आपको ध्यान रखना, ये वाला पार्ट बस, और कुछ नहीं है, सिंपल है, खत्म हो गया वाला पार्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, बोलो यस और नो फटाफट से, अरे बोलो यस और नो, यस सर। अब आएगा एक और क्वेश्चन, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इधर आ जाओ। ये रहा, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। दो फ्लाइंग किसी, दो फ्लाइंग किसी, दे दी फ्लाइंग किसी। देखो इधर क्या बोलता है, सुन लो। On 31st March 11, Vision acquired 80% of equity shares of Mission Limited for 190 million. ठीक है, 80% आपने एक्वायर किया 190 में। The fair value of net assets were included in the consolidated statement of financial position were 200 million. ठीक है सर। Its group policy is to value NCI at, अरे फिर से आ गया, फिर से आगे रे बाबा, PSNA। ठीक है, आगे ये 11 में हुआ है। On 31st March 14, Vision carried out an annual review of goodwill on consolidation of Mission Limited and found evidence of impairment. No impairment has been evident when the reviews were carried out. Blah 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 blah. ज्ञान दिया हुआ है। तो यहाँ 3 CGUs है, A, B, C। देखो क्या क्या असेट्स है इसके अंदर, इंटेंजिबल है, पीपी है, करंट असेट हो सकता है, लेकिन इसमें कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस मत एलोकेट करना, ठीक है। तो ये टोटल दिया हुआ है और ये वैल्यू ऑफ CGU दिया हुआ है। इट वॉज नॉट पॉसिबल to meaningfully allocate the goodwill on consolidation to individual CGUs. Goodwill allocable individually नहीं है, तो बताओ क्या करें, बोलो क्या करेंगे। अरे हवन नहीं करेंगे, 2 स्टेज में इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे, 2 स्टेज में। सबसे पहले आप करोगे यूनिट A, B, C को इंडिविजुअली विदाउट गुडविल, और फिर आप सेकंड स्टेज में क्या करोगे, सबको कंबाइन करोगे, गुड्डू ऐड करोगे और फिर टेस्ट करोगे। तो तक ग्रॉसअप किधर आया, इधर ग्रॉसअप आएगा, सिखाता हूं, सुनो मेरी बात। सबसे पहले गुडविल निकालना सीखो। पीसी अपना 80% का है 190, एनसीआई 20% के लिए है 40, बराबर। एक सेकंड ना, हाँ सॉरी, एनसीआई 20% के लिए 40 आएगा, पीएसएनए का प्रोपोर्शन ले लेना, आपको गुड्डू मिलेगा 30 का। ये पार्शियल गुड्डू है, दिस इज फॉर 80%, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब क्योंकि गुडविल एलोकेबल नहीं है तो आप इंडिविजुअल टेस्टिंग नहीं कर सकते, सॉरी इंडिविजुअल टेस्टिंग में गुडविल ऐड नहीं कर सकते। तो आप स्टेज 1 में टेस्ट करोगे सीजू A, B, C, वो करना विदाउट गुडविल, ठीक है, वो तो अपने को करना आता है। फिर आप A, B और C को कंबाइन कर देना और उसमें आप गुडविल जोड़ना, तो 170, 66, 100 और उसमें 30 का गुडविल जोड़ेंगे। तो आप स्टेज 2 में ग्रॉसअप करेंगे, क्योंकि स्टेज 1 में गुडविल था ही नहीं तो वहां ग्रॉसअप नहीं किया, स्टेज 2 में करेंगे। ये पार्शियल गुडविल है 30 का 80% के हिसाब से, तो 20% नोशनल गुडविल एनसीआई का ऐड करोगे, तो 30 इज फॉर 80%, तो 20% का कितना 7.5 ले ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब मेरा सीजू का कैरिंग अमाउंट हो जाएगा 373.5, रिकवरेबल कितना है 350, लॉस कितना आया 23.5। अब 23.5 का लॉस आया, क्या गुडविल सफिशिएंट है मेरे पास, गुडविल 37.5 पड़ा है, तो हाँ सर पूरा पूरा लॉस गुडविल में जाएगा। अब इसमें से भी बांटोगे, 80% पेरेंट,
20% एनसीआई, जितना एनसीआई का है वो नोशनल है बुक नहीं करेंगे, पेरेंट का बुक करेंगे। देखो मैंने बोला भी है 80% पेरेंट का आएगा, 18.8 इतना बुक करोगे, एनसीआई का बुक नहीं करोगे, कहानी खत्म। क्या तुमको एक ग्रॉसअप वाला पार्ट समझ में आया क्या? अरे मगज में आया क्या? अरे मैं तेरे बाद में आया क्या? चिल्लाना से बनते गाने क्या? अरे बताओ ना, आएगा तुम लोग को? यस और नो, फटाफट से बोलो यस और नो, खत्म। एक वैसा किया कि नहीं, सरकाया कि नहीं इसको बताओ, सरकाया कि नहीं बताओ इसको, सरकाया क्या मजेदार तरीके से। देखो ये इंडेक्स में काफी स्लो गया था, मैं शांति से करा ताकि आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ सके बढ़िया तरीके वाला, ठीक है। मजा आ गया गाइस, मजा आ गया। चलो